हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज के सेशन में हम बात करेंगे आपकी नवमांश कुंडली के बारे में। नवमांश क्या होता है, कैसे काम करता है, और नवमांश में राहु केतु के एक्सेस को देख के मैं क्या अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। हम राहु केतु के कंजंक्शंस को भी देखेंगे। कुछ ऐसी खुश नवमांश कुंडलियाँ होती हैं, जैसे कि राहु का किसी अच्छे प्लानट के साथ कोई कंजंक्शन जो है वो नवमांश में बन गया, या राहु किसी अच्छे भाव के अंदर नवमांश में बैठा हुआ है। वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने लगन कुंडली से देख के ये कहा था। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो लगन कुंडली देख के ही फलित कर देते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने आपसे कहा कि आपका सप्तमेश ठीक नहीं है। बट नवमांश में राहु का कोई कॉम्बिनेशन इस तरह बना हुआ है कि आपका जीवन साथी आपके साथ ऐसे चिपक जाता है जैसे शहद चिपक जाती है, क्योंकि राहु इज ऑल अबाउट द कैपेसिटी टू डिलीवर। तो आपका जीवन साथी ये देखता है, आपका पति या पत्नी ये देखता है कि मैरिज इज एट द एंड अ बिजनेस। तो वो ये देखता है कि यार इस व्यक्ति से मुझे कितना सुख मिल सकता है, कितना कंफर्ट मेरे जीवन में आ सकता है। दिस इज व्हाट राहुज कॉम्बिनेशन इन द नवामशा डू। इस वजह से कई बार जो संबंध है जिसमें आप देखते हो कि हाँ, बाहर से देखने पे बहुत टॉक्सिक दिखाई दे रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, बट फिर भी वो फेल नहीं कर रहा। आप उसको सजेशन भी दे के आते हो, भाई इससे तो अच्छा है तुम दूर हो जाओ, डिस्टेंस बना लो, बट फिर भी वो संबंध सर्वाइव कर रहा है। क्यों? क्योंकि नवमांश में देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन राहु एंड प्लैनेट केतु, जो कि उस कॉम्बिनेशन को, उस कनेक्शन को बनाए हुए हैं या बनाए रखे हुए हैं। ऐसे में कई बार लोग ये भी कहते हैं कि भाई मेरे पास जो है वो संबंध ही नहीं आ रहे, मेरे पास कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा, कोई संबंध ही मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो उसके पीछे का भी आंसर आपके इस राहु केतु के कॉम्बिनेशन में ही है, जो आपके नवमांश में बना हुआ है। आप उससे जितना अनअवेयर रहेंगे उतना आप अपने संबंध से दूर होते। हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज के सेशन में हम बात करेंगे राहु केतु के एक्सेस के बारे में। राहु केतु 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10 एक्सेस किस तरह से काम करते हैं। राहु केतु की कुछ ऐसी प्लेसमेंट आपकी नवमांश कुंडली में, जो कि आपकी नवमांश कुंडली को और लोगों से या फिर जनरल पब्लिक से एक बहुत बेहतरीन कुंडली बना देती है। क्योंकि राहु और प्लैनेट केतु नवमांश कुंडली के अंदर आप इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक एक्सेस के रूप में पोर्ट्रे कर सकते हैं। देखिए, जब भी मैरिज की बात आती है, संबंध की बात आती है, जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, जैसे आप अपनी प्रोफाइल बनाइएगा कभी मैट्रिमोनियल साइट पे, तो आपको महसूस होगा कि लोग जैसे ही मैसेज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, द सेकंड क्वेश्चन इज कि भाई तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है। सो मैरिज इज मोर लाइक अ बिजनेस। इफ इट इज नॉट अ कार्मिक रिलेशन देन इट श्योरली इज अ बिजनेस। अब उस बिजनेस के अंदर ये है कि भाई हाँ, हमें क्या मिल सकता है, व्हाट यू कैन ऑफर टू समवन। अब ये आपको आपकी नवमांश कुंडली में राहु की पोजीशन से ही पता लगेगा। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि सामने वाला आपसे क्या चाहता है, संबंध में सामने वाला क्या देख रहा है। अब आप उससे पहले जाके पूछो कि भाई तेरी कुंडली दे दे मुझे, या फिर अपनी कुंडली में ही राहु केतु का एक्सेस को देख के अपने संबंध को अपनी तरफ से, अपने पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करो। जहाँ पर ऐसे केसेस आपके पास आएंगे कि मैरिज नहीं हो पा रही है, कोई संबंध नहीं टिक रहा है, कोई मुझे देख नहीं रहा है, पसंद नहीं कर रहा है, सो इन सब का आंसर भी आपके नवमांश में बैठे राहु केतु एक्सेस से ही मिलेगा। कारण लेट्स से मेरा राहु 4th हाउस में है नवमांश कुंडली के, इट मीन्स माई पार्टनर इज समवन जो कि चाहता है कि उसको इमोशनल कंफर्ट मिले, वो भावनात्मक रूप से सुरक्षित रहे। भावनात्मक सुरक्षा के लिए आपके जीवन में लोग प्रवेश करते हैं। अब आप अगर उनको वही भावनात्मक सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, वही आप इमोशनल कंफर्ट नहीं दे रहे हो, और आप ही अपने संबंध को टॉक्सिक बना रहे हो, इट इज इंडिकेटिंग कि आप उस संबंध को फेल कर रहे हैं अपने हाथों से। और बहुत सारे लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जहाँ पर उनका राहु बैठा हुआ है, एक्चुअल में वो डिमांड उनका जीवन साथी यही कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो उसे डिलीवर नहीं कर पा रहे, इस वजह से संबंध नवमांश कुंडली में राहु केतु का एक्सेस केवल आपकी मैरिज या रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताता। मैरिज या रिलेशनशिप में वो आपको हर तरह की बातें बता सकता है। मतलब अगर मुझसे कोई कहे कि मेरी लगन कुंडली में सप्तमेश ठीक नहीं है, वीनस ठीक नहीं है, और आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि मेरा संबंध फेल होगा, तो मैं मैरिज ही ना करूँ। कई लोग एस्ट्रोलॉजर के पास वैलिडेशन के लिए आते हैं कि आप कह दो नहीं होगी, आई विल नॉट डू। लेकिन हम तब तक नहीं कह सकते अच्छा या बुरा जब तक हम नवमांश के अंदर पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स चेक ना कर ले। अब आप कहेंगे क्या क्या मुझे चेक करना होगा, तो ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं कि मेरे से मेरा जीवन साथी क्या चाहता है, किन रीजंस की वजह से मेरा संबंध फेल होता है, क्या हमारा रिलेशन कार्मिक है या जस्ट एक सिंपल मैरिज की तरह आप इसे देखते हैं, क्या मेरी मैरिज अल्टीमेटली खुशियां लेके आएगी या दुख लेके आएगी, तो मेरा कहना होगा कि आपको नवमांश में राहु केतु को देख लेना चाहिए। क्योंकि इन 4 से 5 क्वेश्चंस का आंसर या इन पॉइंट्स का आंसर आपको केवल राहु केतु की पोजीशन से ही मिल जाएगा। कुछ और आपको देखने की नीड ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। तो कई बार लोग कहते हैं कि आप धारा कारक देख रहे हो, आप सप्तमेश देख रहे हो, आप वीनस भी देख रहे हो। भाई अलग अलग क्वेश्चन के लिए आप अलग अलग प्लैनेट को पिक कर सकते हैं समझने के लिए। अगर कोई मुझसे यही कहे
कि मेरी मैरिज के बाद या मेरे जीवन संबंध के बाद आप क्या बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में देखते हो, तो मैं राहु केतु को देखूंगा ही देखूंगा नवमांश में। उनको देखे बिना, उनको समझे बिना ये कह देना कि ये बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इट जस्ट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि वही शुरुआती बात है, लगन कुंडली आपके लिए बीज है। अब बीज में संभावना क्या बनने की है वो आपकी नवमांश कुंडली के ऊपर है। फलित के लिए नवमांश को देखना बहुत 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 आवश्यक है। D1 में आपने देखे कि शुभ योग है, लेकिन D9 में राहु केतु का एक्सेस खराब है, तो आपको रिश्ता दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। होता है ना कई बार कि बाहर के लोग कहते हैं कि भाई दिखने में तो तुम तो बेस्ट कपल दिखाई देते हो, लेकिन क्योंकि नवमांश में राहु केतु का एक्सेस ठीक नहीं है, इस वजह से संबंध अंदर से खाली है। और अगर इसके उल्टी स्थिति होगी तो आउटकम की इसका उल्टा होगा। दिखने में बहुत बेकार लगता है, बट अंदर से संबंध के अंदर डेप्थ बहुत है, गहराई बहुत है। और सिंपल पॉइंट कहूँ तो राहु जहाँ बैठा है नवमांश कुंडली में वो आपका आकर्षण है। बिलीव मी गाइस, कोई 20-22 की एज का बच्चा देख रहा है तो हो सकता है वो कह दे कि मैरिज इज समथिंग जिसमें बिजनेस नहीं होता, बट जैसे ही आप मैट्रिमोनी पे प्रोफाइल बनाओगे ना, यू विल सी दैट सामने वाले लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे। दे विल क्वेश्चन यू अबाउट योर बैंक बैलेंस, अबाउट योर वर्क, अबाउट योर लुक्स, अबाउट योर एजुकेशन, व्हाट नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि संबंध भी कहीं ना कहीं एक बिजनेस कैटेगरी में आता है, अगर वो कोई कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। कार्मिक रिलेशनशिप अगर है तो उसके अंदर बिजनेस नहीं होगा, और यही कार्मिक रिलेशनशिप की सबसे बहुत बेहतर सुंदरता या खूबसूरती है। ये उसके अंदर कभी भी बिजनेस डीलिंग्स नहीं होती है। लेकिन जब आप कहीं संबंध के लिए देखते हो तो वहाँ पर चीज़ें बिजनेस की तरह हैं। हर व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ चाहता है, कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है। आप उसको डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं, ये आपकी नवमांश कुंडली में बैठे राहु के ऊपर निर्भर है। इसी वजह से आपकी नवमांश में राहु जहाँ पे बैठा हो उसको अपना कोर टैलेंट या कोर पॉइंट बना लीजिए, कोर प्रिंसिपल बना लीजिए। कोई मुझसे कहे कि मेरा राहु जो है नवमांश के 4th हाउस में बैठा है, मेरा सजेशन होगा आप जब भी किसी व्यक्ति से बात करो, कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट उसको, इमोशनल कंफर्ट उसको प्रोवाइड कर सकें। अगर आपका राहु बैठा हुआ है मान लीजिए प्रथम भाव में, प्रथम भाव इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी, तो जब भी आप किसी से बात करें आप उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करें। इसी वजह से कोई आपके जीवन में आना चाहता है। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो हमने राहु केतु के बारे में देखी हैं। अब हम इसको हाउस टू हाउस देखेंगे। देखने का तरीका बहुत आसान है। आप अपनी नवमांश कुंडली को ओपन कीजिए, उसमें राहु केतु के एक्सेस की पोजीशन को चेक कीजिए। पहला एक्सेस है, राहु फर्स्ट में है और केतु आपके 7th हाउस में है। यहाँ पर आपका जो जीवन साथी है कहीं ना कहीं आपसे चाहता है कि आप उसको वैलिडेशन दें। आपको हमेशा ऐसे लोग देखने को मिलेंगे बाहर से जो कि बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखाई देते हैं, बट जैसे जैसे आप उनसे बातचीत करते हैं अंदर से एक खालीपन आप उनकी पर्सनालिटी में, उनके स्वभाव में, उनके बात करने के तरीके में देखना है। और यहाँ पर जीवन साथी का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, उसको वैलिडेशन देना, यही आपका कोर थीम या कोर पॉइंट बनता है संबंध में, चाहे वो रिलेशनशिप हो या मैरिज हो। अब अगर राहु आपका फर्स्ट में नवमांश में बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, मान लीजिए वीनस के साथ है, बुध के साथ है, तो यहाँ आप ऐसी पर्सनालिटी होंगे, जैसे ही कोई आपके जीवन में आएगा आप उससे ऐसी बात करेंगे जिससे उसका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए, जिससे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करे, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए तुरंत ही, वो ज़्यादा बेहतर महसूस करे अपने बारे में। और यही आपके जीवन में किसी संबंध को या रिलेशन को लेके आता है। और अगर यही राहु लगन में बिगड़ जाए, एफ्लिक्ट हो गया, वक्री प्लैनेट के साथ है, तो आपकी पहली बात या पहली से ही ऐसी होगी जिससे आपने उसके कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर दिया। कई बार आपको लोग कहते हुए दिखाई देंगे, एस्ट्रोलॉजर्स कहते दिखाई देंगे, राहु फर्स्ट में है, केतु फर्स्ट में है, मैरिज ही मत करो। ये एक बकवास बात है। राहु फर्स्ट में है, मैरिज की जा सकती है, बट यहाँ पर आपको जो जीवन साथी मिलेगा वो ऐसा होगा कि बाहर तो लोग उसके बारे में तारीफ करते हैं, बट जब आप खुद उससे कनेक्ट करते हो या बात करते हो, फील कि एक एम्प्टीनेस है इसके अंदर, एक खालीपन है इसके अंदर। और यही आपका काम है। वह ग्रोथ मैग्नेट आप इसे कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में आपकी जो कॉल है वो है ग्रोथ मैग्नेट की। आपके जीवन में जो आ रहा है आप उसको जितनी ग्रोथ प्रदान कर सकते हैं, जितनी उससे ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे कि वो बेहतर महसूस करे, उतना ज़्यादा आपका संबंध टिकेगा, सस्टेन करेगा, वर्कआउट करेगा। और संबंध में प्रॉब्लम या फिर चैलेंजेस भी बेसिकली राहु फर्स्ट में लगन में होने से आपकी तरफ से शायद ना आए, आपके जीवन साथी की तरफ से ही आए। और उसके पीछे का रीज़न भी वही रहेगा। रीज़न होगा कि बहुत जल्दी डिटैच हो जाना, बहुत जल्दी आइसोलेट अपने आप को कर लेना, अपनी बातों को अच्छी तरह से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाना। तो वही मैंने कहा, राहु एंड केतु फर्स्ट एंड 7th हाउस एक्सेस ये इस तरह काम करता है कि आपके जीवन साथी के बारे में पूरी दुनिया तारीफ करती है, बट आप खुद सोचते हो यार मुझ में कुछ कमी है या इसमें कुछ कमी है, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे। और यही राहु का वो प्ले है जिसको आप डिल्यूजन इल्यूजन कुछ भी कह सकते हैं।
ये आपका फेवर कर सकता है अगर राहु किसी अच्छे प्लैनेट के साथ आपकी नवमांश कुंडली में बैठा हो या उससे त्रिकोण में कोई अच्छा प्लैनेट हो। उसके लिए आप अच्छे प्लैनेटों की एक पॉइंट सीरीज टाइमलाइन के अंदर उसे देख सकते हैं। और यही मैलेफिक तरीके से भी बिहेव कर सकता है अगर वो किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ हो। मेरा कहना होगा कि राहु अगर यहाँ पर मून या सूर्य की राशियों में नहीं है, 4 नंबर 5 नंबर में नहीं है, सूर्य और मून के साथ नहीं है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर इनके साथ है तो हाँ, फिर ये अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने चैलेंजेस को इमोशंस की वजह से, ईगो की वजह से डिलीवर करने की कोशिश रिलेशन में करेगा। अब अल्टीमेट क्वेश्चन है कि विवाह आपका सुख देगा या दुख देगा। मैंने आपसे शुरू में ही कहा, आपका विवाह तब बहुत सुखी विवाह कहलाएगा जब आप वो ग्रोथ मैग्नेट का काम कर सकते हैं। आपका पार्टनर आपके पास आता है एंड आप उससे क्वेश्चन करने की जगह उसको मदद करते हैं उसकी समस्याओं से बाहर निकलने में, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। और अगर आपकी वो पर्सनालिटी में आ गया है कि पहले हम क्वेश्चन करेंगे, टॉन्ट करेंगे, पहले इससे कुछ पूछेंगे, इसको थोड़ा नीचा दिखाएंगे, तो वहीं ये राहु मैरिज को या फिर संबंध को एक ट्रबल में डालेगा। और वो ट्रबल इस तरह की होगी कि दुनिया तो कहेगी बहुत अच्छा आपके जीवन साथी के बारे में, बट यू विल फील कि इसके अंदर वो चीज़ें नहीं है जो इसके बारे में कही जा रही है। यू विल नॉट बिलीव। मैंने कुछ ऐसी केस स्टडीज देखी हैं फ्रॉम द इंस्टा, लोगों ने मैसेज करा जिसके अंदर उनका जो पार्टनर है, जो जीवन साथी है, वो LGBTQ कम्युनिटी का पार्ट था और उनको ही उसके बारे में नहीं पता। एंड बूम, इन द नवांशा कुंडली राहु इन द लग्न, बट वो कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में था। इट इज इन द सूर्यास राशि, मून के साथ प्लैनेट सूर्य एंड सैटर्न का भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस। यू कैन सी जितनी उसकी मैलेफिक टेंडेंसीज बढ़ेंगी उतना ज़्यादा वो इस तरह के ट्रबल्स को, इस तरह के चैलेंजेस को निकालने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके केस में ही ये हो। आपके केस में मैंने जैसा कहा कि राहु फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। ध्यान बस इतना सा रखना चाहिए कि हम ग्रोथ मैग्नेट बनने की कोशिश करें, और अगर वो किसी पीड़ित प्लैनेट या बेकार प्लैनेट के साथ है तो उसको जितना जल्दी हो सके रेमेडी आउट कर दिया जाए। तो राहु फर्स्ट में जो डर होता है या फियर होता है, वैसा कुछ डर या फियर मैं नहीं मानता कि एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 100 ऑफ चार्ट्स के अंदर ये सेम अलाइनमेंट है, बट इस तरह का कोई भी इशू हमने अब तक नहीं देखा है जो उस केस में था। अगर हम देखें राहु इन द सेकंड हो कि भाई राहु द्वितीय में है और केतु अष्टम में है, द्वितीय और 8th इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी। तो अगर मैं एक टर्म में कहूँ, वन लाइनर कहूँ, तो मैरिज का मेन गोल, चाहे मुझे आपके नवमांश की स्थिति नहीं पता, लगन की स्थिति नहीं पता, सप्तमेश के बारे में नहीं पता, तब भी संबंध को सस्टेन करना है और दो परिवारों को, दो फैमिलीज को एक दूसरे के क्लोज लेके आना है। राहु सेकंड एंड केतु 8th इन नवांशा कुंडली में कई बार मैं रिलेशनशिप्स देखता हूँ मैरिज से पहले। रीजन इज वेरी सिंपल, दो फैमिलीज को एक दूसरे के करीब लेके आना इज द बेसिक गोल ऑफ राहु सेकंड एंड द केतु 8th। अब ऐसा तभी हो सकता है जब कास्ट कल्चर रिलेशन में कुछ डिफरेंसेस रख रही हों, तो कुछ केसेस में अगर वो कंडीशंस हैं, वीनस भी है राहु के साथ, बुध भी है राहु के साथ, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट कास्ट के रिलेशनशिप्स जो है वो वर्कआउट कर गए या फिर वो बन गए। दिस हैपेंस विद राहु एंड केतु सेकंड एंड द 8th कॉम्बो। राहु का सेकंड में होना क्या है? राहु का सेकंड में होना है कि आपका जीवन साथी आपसे 3 से 4 डिमांड रखेगा ही रखेगा, चाहे वो मैट्रिमोनियल पे मिलो या फिर डेटिंग में मिलो। जहां मिलोगे वहीं 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन आपके फाइनेंसेस के बारे में होगा, दूसरा क्वेश्चन इवन आपके इंश्योरेंस के बारे में हो सकता है कि भैया हेल्थ इंश्योरेंस है क्या तुम्हारे पास, कॉज द्वितीय भाव सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट सुरक्षा। तो आपका जीवन साथी आपसे सुरक्षा चाहता है। मुझे लगता है कि आपके जीवन साथी की फैमिली में कुछ ऐसे ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट रह चुके हैं जिसमें उनकी फैमिली परेशान रही है, डिस्टर्ब हुई है, चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, कुछ हेल्थ चैलेंजेस हो, हेल्थ इश्यूज हो, या कुछ सडन इवेंट, एकदम से होने वाले इवेंट उनके परिवार में पहले हुए हों। तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेने चाहिए कि भैया ऐसा कुछ तो नहीं है आपकी फैमिली के अंदर, क्योंकि आपका जीवन साथी, मेरा मानना है कि आपसे ये 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछेगा। भैया कितना कमा लेते हैं, और क्या सुरक्षा के बारे में है, खुद का घर है या नहीं है, ये क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। दूसरी बात है, एंड तीसरी बात, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको अगर अपनी लाइफ में वो ग्रोथ चाहिए ना, कि आप मीटिंग में जाएं, आप अपने बॉस के फेवरेट हो जाए, बाहर जाए आप अपनी सोसाइटी में फेवरेट हो जाए, फादर के फेवरेट बन के रहे, मतलब हर व्यक्ति का आप एक फेवरेट पर्सन बनना चाहते हैं ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी बेहतर हों आपकी कुंडली में, विकास बहुत तेज़ी से हो आपके जीवन के अंदर। तो आपको कोशिश करनी चाहिए अपने द्वितीय भाव पे काम करने की। पहले इनकम सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए, उसमें तो कोई इफ और बट की बात ही नहीं है, बट द्वितीय भाव से आपका बोलने की कला भी आती है। द्वितीय भाव इज टॉकिंग नॉट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द 3rd भाव। तो यहाँ पर आपके बोलने की कला, आप कितना उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर कोई 20-25 का
एज का पर्सन हो तो मैं कहूँगा हिंदी के साथ इंग्लिश भी सीख लो, इंग्लिश के साथ हो सकता है तो जर्मन भी सीख लो. इट विल हेल्प बूस्ट योर ग्रोथ नॉट ओनली इन योर मैरिज और रिलेशनशिप बट ऑल्सो इन योर करियर. बिकॉज दित्य भाव ही वो चीज़ है जिसके लिए आपको आपका जीवन साथी या लोग चाहते हैं. और मैरिज के बाद भी आप ये एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे. यू विल सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर मैरिज कि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस ज़्यादा बेहतर हो गए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास आ गई. और तीसरा चेंज, एक इम्पॉर्टेंट चेंज मैं मानता हूँ, वो आपके मैरिज की सस्टेनेबिलिटी या संबंध में भी रहेगा, परिवार में भी रहेगा. बट बात वहीं पे जाती है. आपके लिए ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है. आपको ये देखना है कि आपका राहु किस राशि में है, कहीं वो बैड या फिर बैड कॉम्बिनेशंस में तो ना हो, बैड राशि में या बैड कॉम्बिनेशन में. तो उसके लिए आप इस टाइमलाइन को आगे देखिए एक्सटेंड करके, जहाँ पर बैड राशिज या बैड कॉम्बिनेशंस की टाइमलाइन है. अब जैसे राहु यहीं पे मान लीजिए सिंह में हो, तो इन रीडिंग्स में जो पॉल्यूशन है सिंह का, ईगो, डोमिनेंस, वो पहले आ जाएगा. आपको अच्छा टॉक करना था, अच्छी बात करनी थी, अच्छे इनिशिएटिव्स लेने थे बात करने में, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि मैं तो अहंकारी व्यक्ति हूँ, मैं तो इगोइस्टिक इंसान हूँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों इनिशिएटिव्स लूँ. फिर तो आप सामने वाले से पहले क्वेश्चन करोगे कि तुम बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है. या आपसे जैसे ही कोई क्वेश्चन करेगा कि भैया आपकी जॉब क्या है, आप कितना कमा लेते हैं, आपका घर क्या है, तो आप उसको अपनी ईगो पे ले लेंगे, अहम पे ले लेंगे कि भैया मुझसे क्वेश्चन कर लिया, राजा से कुछ पूछ लिया तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत. दिस इज व्हाट द राशि प्लेस. राहु ने अपना प्ले कर दिया, उसने कह दिया कि ये डिमांड होगी. राशि बता रही है कि कितना ईजी आप उस डिमांड को लेंगे. अगर यहाँ अच्छी राशि है, मान लीजिए बुध की है या फिर शुक्र की है, तो आप उसको एक पोलाइट मैनर में लेंगे. आप कहेंगे हाँ यार अच्छी बात है, कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है, शी और ही इज़ इंटरेस्टेड इन टू मी. और अगर वहीं कोई बैड राशि है, सूर्य है, चंद्र है, या कोई बैड कॉम्बिनेशन है, तो ये बे लाइक राजा से क्वेश्चन कर लिया तुमने, राजा से कुछ पूछ लिया, वही ट्रबल बन जाएगी. दिस इज वॉट राहु केतु डू इन सेकंड एंड द 8th एक्सेस. अगर हम बात करें 3rd एंड 9th हाउस में, राहु तीसरे भाव में है और केतु जो है आपके 9वें भाव में है. वन लाइनर अगर मैं कहूँ तो यह है एक लर्निंग पार्टनरशिप, सीखने की, समझने की. यहाँ पर आपको लेसन्स काफ़ी देखने को मिलेंगे, और ये लेसन्स कॉज राहु 3rd में है और केतु 9th में है, मुझे बहुत अच्छे लेसन्स दिखाई देता है. तो इट मीन्स कि मैरिज से आप ज़्यादा एवोल्यूशन होता हुआ देखेंगे, इवॉल्व होता हुआ अपने आप को देखेंगे कि मैरिज से पहले मैं जिन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, मैरिज के आफ्टरवर्ड मैं उन चीज़ों के बारे में बहुत सीखने लगा हूँ, समझने लगा हूँ. अंडरस्टैंडिंग मेरी बड़ी है. आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा ऐसे ही एक कपल का चार्ट था, द पर्सनल लाइक फैमिली टाइप ऑफ रिलेशन थे उनके साथ, एंड उनके चार्ट को देख के राहु केतु 3rd एंड 9th एक्सेस, आई वाज लाइक कि कुछ आपने नया सीखा क्या आफ्टर मैरिज. एंड यू वोंट बिलीव, उन्होंने यही कहा कि मैरिज के आफ्टरवर्ड मैं छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखने की कोशिश करी. उनको ड्राइविंग नहीं आती थी, ड्राइविंग आने लगी. उसके बाद हॉटस्पॉट जो होता है मोबाइल में बनाना है कि भैया मोबाइल में हॉटस्पॉट बना लो इंटरनेट शेयरिंग के लिए, तो वो सीखा. ऐसे अगर हम चेंजेस होते हुए देखें 3rd और 9th हाउस के एक्सेस में हमें दिखाई देंगे प्रोमिनेंट तरीके से. दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है जहाँ भी आपका राहु बैठता है, सामने वाला वही चीज़ आपसे चाहता है. सामने वाला आपसे आते ही 3 से 4 बातें करेगा. चाहे आप मैरिज में जाओ, रिलेशनशिप में जाओ, या अपने बॉस के सामने जाओ, आपसे 3 से 4 चीज़ें या 3 से 4 बातें होंगी. पहली बात होगी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, कि भैया आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कुछ बताइए. आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो, आप वेल कम्युनिकेटर हो या नहीं. कई बार मैं राहु 3rd में देखता हूँ कि आपका जो जीवन साथी है वो प्रोफाइल पे ही मेंशन करके रखता है कि भैया मैं जो है वो बहुत टॉकेटिव पर्सन हूँ, या मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकता, इनिशिएटिव नहीं ले सकता. सारे कम्युनिकेशन या सारी बातचीत आपको करनी होगी. दूसरी बात, आपसे आपके बिजनेस के बारे में पूछा जा सकता है. राहु तीसरे भाव में बिजनेस के बारे में भी क्वेश्चंस लेके आता है. एंड राहु 3rd में आपके एफर्ट को भी टेस्ट करता है कि आप कितना जो है प्रयास कर सकते हो, कितना एफर्ट दे सकते हो किसी के लिए. इसीलिए राहु केतु 3rd एंड 9th हाउस के एक्सेस में आपको देखने को मिलेगा या तो संबंध बहुत देरी से बना, या फिर आपने संबंध बनने से पहले लाइक जल्दी बन गया, 28-29 के एज में आपका जो है विवाह हो गया, लेकिन उससे पहले आपने बहुत मेहनत करी थी. कभी आप यहाँ संबंध देख रहे हो, कभी वहाँ देख रहे हो, कभी वहाँ देख रहे हो. ये 3 से 4 चीज़ें. और 3rd, इसी में हम लव मैरिज के चांसेस को बहुत अच्छी तरह देखते हैं. कोई मुझसे पूछते हैं कि 5th हाउस के बाद आप लव मैरिज को या प्रेम संबंधों को कहाँ से देखोगे, आंसर इज द 3rd भाव. बिकॉज 3rd भाव पंचम से भी एकादश है. प्रेम संबंध का लाभ तीसरे से होता है. तो ये 3 से 4 चीज़ें जो है हम रिलेशन में या संबंध में आप देख पाएंगे विद द राहु एंड केतु प्लेसमेंट. अगर आपको अपने जीवन में वो ग्रोथ चैनलाइज करनी है कि मैं हर व्यक्ति का फेवरेट बन जाऊँ,
हर व्यक्ति का एक पसंदीदा इंसान बन जाऊं। जब भी ऑफिस में बात हो कि प्रमोशन किसको मिलेगा तो सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए। मैनेजर की जुबान पे आपका ही नेम हो, उसकी बातों में आपका ही नेम हो। अगर आप ये चाहते हैं तो आपको तीसरे भाव के राहु पे काम करना होगा। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना होगा, अपने एफर्ट्स पे काम करना होगा कि कितनी भी मेहनत क्यों ना लगे, कितने भी बार एफर्ट क्यों ना देना पड़े, बट आई विल ट्राई बेस्ट फ्रॉम माई साइड, अपनी तरफ से करूँगा। ऐसे में मुझे याद आता है एक ऐसे ही सेशन में राहु इन द थर्ड, मैंने उनसे कहा था कि आपका संबंध सर्वाइव करेगा बट आपको एफर्ट कंटिन्यूस देने हैं, और यही आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि वहाँ राहु सिंह राशि में था, तीसरे भाव में। अब उन्होंने कुछ समय बाद मुझसे कहा कि मेरे रिलेशन में चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई। आई वाज लाइक कि भाई आपने एफर्ट दिया था या नहीं दिया था? एंड द आंसर, जस्ट स्ट्रेट आंसर इज कि मैं क्यों मेहनत करूँ, मैं क्यों एफर्ट दूँ, मैं क्यों अपनी तरफ से कुछ करूँ। तो यहाँ पे राशि का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका राहु इसके नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अगर इसके नंबर नीचे लिखा हुआ है 5, सूर्य 7 बैठा हुआ है, तो आप पहले कहेंगे भाई मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ क्यों करके दिखाऊं तुम्हें। समझिए, तो राहु ने ये बता दिया आपको कि आपसे लोग क्या चाहते हैं, विवाह का आपका मेन कार्मिक मोटो क्या है, विवाह को और अपने जीवन को अगर बेहतर करना है तो कैसे होगा, और 30 के बाद या फिर आफ्टर मैरिज या आफ्टर रिलेशन भी आप कुछ अच्छे चेंजेस देख सकते हैं या पाएंगे कि कुछ अच्छे चेंजेस हुए, कुछ अच्छे बदलाव हुए। किन चीज़ों में अच्छे बदलाव हुए कि पहले जहाँ पे आप मेहनत नहीं कर पाते थे, एफर्ट नहीं दे पाते थे, लोगों से बात करते हुए हिचकते थे, नई चीज़ें जल्दी नहीं सीख पाते थे, ये सारी चीज़ें आसानी से होने लगी, ये सारी चीज़ें आसानी से कार्य करने लगी। तो ये 3 से 4 चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, बट अगेन सब कुछ डिपेंड करता है राशि पे और ग्रह पे कि राहु किसके साथ बैठा है और किस राशि में बैठा है। आपको वो भी देखना है, कहीं वो कोई बैड कॉम्बिनेशन में तो नहीं है। वो आप देख सकते हैं इसी टाइमलाइन के अंदर आगे कि भैया वो बैठा कहाँ हुआ है, कहाँ पे उसका जो पॉइंट है वो निकल के आ रहा है। जैसे कि केतु 9th में है, तो कई बार यहाँ क्या दिक्कत होती है, कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के माध्यम से। क्योंकि आपका जो जीवन साथी है, अगर आप एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ टैरो रीडर अपनी बहुत ज़्यादा स्किल दिखाना चाहते हैं ना सामने वाले को, तो आप अपने संबंधों को बिगाड़ लेंगे। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे जन्म ले सकते हैं, और वही सबसे बड़ी समस्या है विद राहु एंड केतु तीसरे और 9वें भाव के एक्सेस की। अगर ये 4th और 10th का एक्सेस हो तो देखिए 4था और 10वां भाव आपके सुख के बारे में बात करता है। मैं इसको सबसे कॉम्प्लेक्स एक्सेस मानता हूँ। आप लाइक कीजिए, आप डिसलाइक कीजिए, बट ये सबसे कॉम्प्लेक्स एक्सेस है, क्योंकि एक ऐसा जीवन साथी जो आपसे इमोशनल सिक्योरिटी चाहता है, आपसे इमोशनल सिक्योरिटी चाहता है, आपसे अच्छा घर चाहता है, आपसे अच्छी बाइक चाहता है, अच्छी कार चाहता है, मतलब आपसे कितनी कुछ यहाँ पे डिमांड रखी जा रही है विद राहु इन द 4th हाउस। आपके पार्टनर को आपके घर में एक शांति भरा माहौल चाहिए, उसको एक घर बहुत अच्छा चाहिए, उसको घर के साथ साथ और एसेट्स भी चाहिए, और इन सब के बाद इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए। ये 4 से 5 डिमांड पहले ही रखी जाएंगी। इसी वजह से 4th 10 का एक्सेस जो है वो मैरिज में इन एक्चुअल सुख बनाम कर्म, आप कह सकते हैं कि कंफर्ट वर्सेस द प्रोफेशन, इस तरह के एक्सेस के बारे में बात करता है। आपके जीवन साथी की लाइफ में हो सकता है कि वो बहुत अपने प्रोफेशन ड्रिवन पर्सन हो, अपने करियर को सबसे अधिक इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी देता है, लेकिन फिर भी उसके मुझे घर के अंदर का जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। इसी वजह से तो ये डिमांड आपसे रखी जा रही है। अब अगर राहु आपका 4th हाउस में बहुत अच्छी तरह बैठा हुआ है, मान लीजिए वो बुध के साथ है, वीनस के साथ है, अच्छी राशियों में है, अच्छी राशियों के बारे में हमने टाइमलाइन में बात करी है, तो आप इस चीज़ को आसानी से प्रोवाइड कर पाओगे। आप जैसे ही रूम में एंटर करोगे, आप कहीं भी अपनी प्रोफाइल बनाओगे, आप किसी से भी बात करोगे, आप अपने बॉस से भी क्यों ना बात करो, उसकी पहली डिमांड या बेसिक डिमांड कहीं ना कहीं ये 4th हाउस से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी। वो मांगेगा इन चीज़ों को। अब मुझसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं इन चीज़ों को आसानी से दे सकता हूँ, आज से तुम्हारा रिलेशन वर्क कर जाएगा, चाहे मुझे तुम्हारी लगन कुंडली के बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि तुम एक देवता व्यक्ति हो, एक डिवाइन व्यक्ति हो, तुम वो सारी चीज़ें देने को तैयार हो जो सामने वाला डिमांड कर रहा है। और वहीं कोई मुझसे कहे कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं दे सकता, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरे बस की नहीं है, या मेरा राहु इस तरह बैठा हुआ है, मान लीजिए वो सूर्य के साथ है, किसी कॉम्प्लेक्स पोजीशन में है, कॉम्प्लेक्स प्लैनेट के साथ या राशि में है, तो यहाँ आंसर सीधा बनेगा मैं नहीं दे सकता। आप जब दे नहीं सकते तो फिर वो संबंध में कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स को लाएगा ही लाएगा।
इसी वजह से मैं कई बार मेल चार्ट में राहु जब 4th हाउस में देखता हूँ, मेरा 1-2 सजेशन में ये आ जाता है पॉइंट कि आप मैरिज के बाद या तो घर चेंज कीजिए, घर चेंज नहीं कर सकते हैं तो घर में थोड़ा डिस्टेंस या थोड़ा सेपरेशन लेके आइए अपनी एक बिग फैमिली से। अगर वही पैटर्न रिपीट करते रहोगे, परिवार के साथ रहता हूँ, वहीं रहता हूँ, वहीं सुखी रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर या जीवन साथी फिर आपसे दूर होने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक कोर है या बेसिक डिमांड है वो है कि आप अपने जीवन साथी को या अपने संबंध को या अपने पार्टनर को, चाहे वो बिजनेस पार्टनर ही क्यों ना हो, उसको कंफर्ट दे पाए। जितना आप लोगों को ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, इमोशनल कंफर्ट, इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, उतनी आपकी ग्रोथ में होते हुए देखता हूँ। आप ऑफिस में जाते हैं, आपसे इंटरव्यू में डिमांड की जाती है कि भैया अपनी तरफ से कुछ बोल के दिखाइए, अपनी तरफ से कुछ कहिए, कोई पॉइंट अपना रखिए, और आप पहले ही पॉइंट में फाइट मोड में आ जाते हो। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप दूसरे से लड़ मरते हो, नहीं मेरा ही पॉइंट सही है, मैं तुम्हारे इमोशंस की धज्जियाँ उड़ा दूंगा, अपने आप को सही प्रूव करूंगा, तो ये हमारे लिए गलत एक्सेस होगा। हमें बिहेवियरल चेंज क्या करना है कि नहीं, शुड फोकस, मैं ही ठीक नहीं हूँ, हो सकता है ये पर्सन भी ठीक हो। आई शुड प्रायोरिटाइज इमोशनल सिक्योरिटी। जितनी वो ज़्यादा होगी उतना आप लोगों के फेवरेट पर्सन बने रहेंगे, ये मेरा मानना है। अगर हम बात करें राहु 5th एंड 11th एक्सेस की, तो 5th एंड 11th का एक्सेस बहुत शानदार एक्सेस होता है, क्योंकि पंचम भाव बेसिकली प्रेम का ही भाव है। सोच के देखिए, आपका जीवन साथी आपसे डिमांड ही प्रेम की कर रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हाउस हो सकता है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपका राहु पंचम भाव में बैठा है। बेसिकली वही बात है, प्रमोट करेगा रिलेशनशिप को, प्रमोट करेगा लव मैरिज को, प्रमोट करेगा आपके और आपके जीवन साथी के बीच में जो कपल रिलेशन होता है उनको प्रमोट करने वाली जो कॉम्बिनेशन है, इसमें राहु 5th में है। केतु का 11th हाउस में होना बेसिकली आपको फ्रेंड सर्कल से थोड़ी दूरी दिलवा सकता है। मतलब मैरिज में रिलेशन बनने के बाद यू कैन सी एक तरह से मैरिज या फिर रिलेशनशिप आपसे डिमांड कर रही है कि आप जो है अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा कम समय दें और अपने जीवन साथी को, पार्टनर को अधिक समय दें। ये राहु 5th हाउस की डिमांड होती है बेसिक। सेकंड में मैं मानता हूँ कि मैरिज सुखी रहेगी या दुखी, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आपका फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है। आपका आंसर है कि भैया मेरी फैमिली और मेरा फ्रेंड सर्कल तो 500 लोगों का है और 500 के 500 लोग मेरे बिना नहीं रह सकते, तो यहाँ पे फिर संबंध का सर्वाइव करना या उसका सुखी होना मुझे नहीं दिखाई देता। बट आपका जितना लिमिटेड फ्रेंड सर्कल है, लिमिटेड फैमिली मेंबर्स है, लिमिटेड आप इन्वॉल्व होते हैं लोगों में, तो आपको आपकी लगन कुंडली में बैठे किसी भी नकारात्मक प्लैनेट से, सप्तमेश से घबराना नहीं है। या आप ये चेंज भी अपने अंदर कर सकते हैं इस बात को जानने के बाद कि मुझे कम समय वहाँ इन्वेस्ट करना है और अधिक समय साथी के साथ इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जब भी 5th में राहु होता है ना कहीं आपका जो पार्टनर है, आपका जो जीवन साथी है, मुझे लगता है कि उसने अपने शुरुआती फेज़ में, जो लाइफ का शुरुआती फेज़ होता है, एजुकेशनल फेज़ होता है, वहाँ पर किसी न किसी तरह से एक अकेलेपन का सामना करा है, अकेलेपन का। तो हो सकता है कि वो शुरुआत में जो है वो बहुत क्रिएटिव कोई एजुकेशन लाइन में जाना चाहता था, कोई फाइन आर्ट में जाना चाहता था, लेकिन फैमिली ने नहीं जाने दिया। राहु इन द 5th, ये आपसे डिमांड है कि आप जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी को प्रायोरिटी देंगे, आप जितना क्रिएटिव होने की कोशिश करेंगे और जितना समय आपके पास पार्टनर के लिए अवेलेबल है, उतना संबंध सर्वाइव करेगा। अब राहु 5th में ही मान लीजिए वो सूर्य के साथ है, सिंह में है सूर्य, या फिर शनि का उस पर इम्पैक्ट आ गया, या कोई बैड कॉम्बिनेशन में है, तो ऐसे में व्यक्ति क्या कहेगा, वो ये कहेगा सीधा सीधा कि मैं इतना समय दे ही नहीं सकता, मेरे पास इतना समय है ही नहीं, मैं एक क्रिएटिव पर्सन ही नहीं हूँ। मीन्स के संबंध फेल कर रहा है, आप वो चीज़ दे ही नहीं पा रहे जिसकी सामने वाला डिमांड कर रहा है। सामने वाला मांग रहा है आपसे कि 50 का नोट दो, आप कह रहे हो मेरे पास सारे नोट हैं, 50 का नहीं है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन क्यों ना हो चार्ट के अंदर, फिर सिचुएशन वर्क नहीं करेगी। राशि जो है, प्लैनेट जो है, उसके ऊपर काम भी कर लेने से कई हद तक चीज़ें बेहतर हो जाती है। तो वो कैसे करना है टाइमलाइन में आप देख सकते हैं। बट अल्टीमेटली एज आई सेड, मुझे यहाँ पे संबंध में कोई तकलीफ या कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी डिमांड है आपके जीवन साथी की, बहुत आसानी से आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। अगर यही राहु आपके 6th में हो, केतु आपके 12th में हो, तो ये कॉम्बिनेशन भी एक अच्छे कॉम्बिनेशन में आता है। ऐसा नहीं है कोई बेकार कॉम्बिनेशन है। राहु को 6th में देख के जो डर लगता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे आपका जीवन साथी किसी तरह की मदद चाहता है, किसी तरह की हेल्प चाहता है। आप जैसे किसी रूम में एंटर करोगे या कोई कनेक्शन बनाओगे, 2 से 4 क्वेश्चंस पहले ही आ जाएंगे, तो मेरी कुछ मदद कर सकते हो क्या, यहाँ पे मुझे तुम्हारी नीड है, ये काम कर सकते हैं क्या आप, ये आपको आता है क्या, ये समाधान मांगना।
प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मांगना ही आपके पार्टनर का बेसिक कार्य में देखता हूँ। राहु 6th में होना इसी वजह से जॉब में या सर्विस में एक अच्छा योग माना जाता है नवमांश में अगर हो तो, क्योंकि आप जैसे ही इंटरव्यू देना चाहते हो आपके ऑफिस में आपके बॉस के अराउंड आप देखते हो कि वहाँ पर कुछ हलचलें मची हुई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं है और उनकी डिमांड होती है क्या तुम इसको जानते हो, क्या तुमको ये स्किल आती है, क्या तुम इस चीज़ को फिक्स कर सकते हो। इसीलिए राहु का 6th में होना, अगर वो अच्छी राशि में, अच्छी राशियाँ कौन सी है मेंशन है आगे, या अच्छे प्लैनेट के साथ है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपसे डिमांड जो की जाएगी आप तुरंत उसको फुलफिल कर दोगे। आपसे किसी ने पूछा कि मेरी मदद कर सकते हो, आपका सीधा आंसर होगा कर सकता हूँ। और अगर वो कोई बेकार कॉम्बिनेशन में है राशि वाइज या प्लैनेट किसी गलत प्लैनेट के साथ है, तो फिर आपका आंसर गुस्से में होगा, तुमको मेरी मदद ही क्यों चाहिए, हमेशा हमेशा मुझसे हेल्प क्यों मांगते रहते हो। दिस व्हाट राहु इन द 6th हाउस डू करता है। राहु इन द 7th हाउस एंड केतु जो है राहु 7th भाव में है, केतु आपके लगन में है। पहला ही क्वेश्चन होता है कि शादी ही शायद नहीं करूं तो बेहतर रहूंगा। बस केतु प्रथम में वो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि संबंध शायद सर्वाइव ही नहीं करने वाला है। आपको प्लैनेट की बेसिक डिमांड का पता यहाँ पे होना चाहिए। राहु 7th में है, इट मीन्स कि जैसे ही आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करोगे सामने वाला आपसे 2 से 3 बातें पूछेगा। पहली वो बात होगी कि भैया आप कितना अच्छा पार्टनर बन सकते हैं, कितना आइडियल पार्टनर बन सकते हैं। सेकंड वो डिमांड क्या हो सकती है, सेकंड डिमांड हो सकती है आपके साइड हसल या बिजनेस के बारे में। और थर्ड डिमांड, क्योंकि 7th भाव एक काम भाव है, काम एलिमेंट का भी भाव है, वो है आपकी इच्छाएं पूरी करने में, या आप दूसरे व्यक्ति के या दूसरे पार्टनर के पर्सन की कितनी इच्छाएं, कितने डिजायर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये 3 बेसिक डिमांड है। अब अगर कोई मुझसे कहे कि मैं इन 3 डिमांड्स को फुलफिल कर सकता हूँ, किसी भी मीटिंग में, रिलेशनशिप में अगर मैं जाऊँ, मुझसे अगर ये 3 से 4 बात पूछी जाए तो मैं इनको कंप्लीट करने की कोशिश अपनी तरफ से करूँगा। इट मीन्स कि आपके लिए मैरिज कोई बहुत बड़ा सरदर्द नहीं होने वाला है, चाहे आपकी लगन कुंडली में किसी भी तरह की कॉम्बिनेशन क्यों ना हो, क्योंकि आप वो सारी चीज़ें दे रहे हो जो सामने वाला डिमांड कर रहा है। आइडियल पार्टनरशिप का मतलब है कि मैं अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स अपने दूंगा, अपनी तरफ से जितने मैं दे सकता हूँ एज अ पर्सन, मैं वो देने में पीछे नहीं हटने वाला हूँ। दूसरे के बारे में मैं नहीं सोचूंगा कि दूसरा अपने एफर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, इनिशिएटिव्स दे रहा है या नहीं दे रहा। आई डू और गिव फ्रॉम माई साइड। दैट्स व्हाट राहु डू इन 7th हाउस। अब अगर यहाँ पे राहु पीड़ित हो गया, पीड़ित का मतलब क्या है कि राहु तो यहीं बैठा रहेगा, उसके साथ मान लीजिए कोई और एक मैलेफिक प्लैनेट आ गया, जैसे सूर्य आ गया, या फिर राहु और सूर्य है और उनके साथ शनि महाराज भी आ गए। सूर्य शनि का विरोध है, बैर है। अब ये सारे प्लैनेट राहु के साथ मिलके क्या बनाएंगे, आपकी अप्रोच। आपकी अप्रोच ऐसे बनेगी, मैं ही क्यों मेहनत करूं, मैं ही क्यों आइडियल पार्टनर बनूं, मैं ही क्यों साइड हसल्स करूं, मैं ही क्यों किसी की इच्छाएं कंप्लीट करूं, और इन्हीं से संबंध में या रिलेशन में समस्याएं या प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो आपका जो जीवन साथी है, आपका जो पार्टनर है, मुझे वो कुछ ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसने कहीं ना कहीं अपने संबंधों में, अपने रिलेशंस में अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना या देना नहीं सीखा है। तो वो हो सकता है कि जैसे आपने मीटिंग है, आप मीटिंग डिसाइड कर रहे हैं, आप मीटिंग की प्लेस को डिसाइड कर रहे हैं, आप बिल पेमेंट कर रहे हैं, मतलब सामने वाला आपको दिखाई देगा, हर पॉइंट पे दिखाई देगा कि ये बहुत कम एफर्ट दे रहा है। अब आपका अगर राहु 7th में बहुत अच्छी स्थिति में है तो आप उसको बहुत वरीड नहीं होंगे, बहुत परेशान नहीं होंगे, आप अपना काम करते जाएंगे। और अगर यहाँ पे ये भी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज में आ गया, सूर्य शनि रेट्रो कम्बस्ट, फिर आप भी अपनी तरफ से नहीं करने वाले हैं। और यही समस्या की जड़ आपके लिए राहु 7th हाउस में बन सकता है। इसको ध्यान रखना चाहिए। इससे शायद मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल पाए कि संबंध आपके लिए है या नहीं है। और बेसिकली किसी भी रिलेशनशिप का यहाँ पर जो कार्मिक कोड है वो भी यही होता है कि आप अपनी तरफ से कुछ करेंगे या बस निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे कि जितना ये करेगा सामने वाला उतना ही मैं करूँगा। कई बार होता है, लोग मुझसे आके कहते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है, जीवन साथी जो है, वो मैसेज ही नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, एक्ट ही नहीं कर रहा है, तो मैं भी क्यों करूं। और यही समस्या की यहाँ पे जड़ है। अब ये आपके लिए इंटरव्यू में या फिर आपके ऑफिस में भी एक तरह से आपकी मदद करने वाला योग है, क्योंकि राहु 7th हाउस में सेम अप्रोच आपको अपने ऑफिस में भी रखनी है, अपने कलीग्स के साथ रखनी है, अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ रखनी है कि मुझे अपनी तरफ से वो पार्टनरशिप की ट्यून जो है वो बना के रखनी है, उस टोन के ऊपर काम करना है। और आप हमेशा देखेंगे, आप इस चीज़ को हमेशा होता वो देखेंगे कि आप ही मेहनत कर रहे हैं, सामने वाले जो लोग हैं वो कुछ एफर्ट ही नहीं दे रहे, कुछ इनिशिएटिव्स ही नहीं ले रहे। आप जिस दिन उस ट्रैप से बाहर निकल जाएंगे कि मुझे इनके बारे में सोचना ही नहीं है, आई डू माई वर्क, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, आप अपने संबंधों को स्थिर कर लोगे।
और जिस दिन उस ट्रैप के पार्ट बन गए कि भैया ये नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा, उसी दिन आपके जॉब में, आपके करियर में, आपके मैरिज में, रिलेशन में ये डाउनफॉल ला देगा। कोई मुझसे कह सकता है 30 के बाद या फिर मैरिज के बाद आप क्या बड़े चेंजेस देखते हैं, तो चेंजेस गोज टू बिजनेस हो सकता है, साइड हसल्स हो सकती हैं जो शुरू हो जाए, क्योंकि आप पूरी कोशिश करने वाले हैं अपने जीवन साथी की हर इच्छा की, छोटी छोटी डिज़ायर्स की पूर्ति करने में। हो सकता है इससे आपको मदद मिली हो। अगर यहीं राहु 8th में हो और केतु आपके द्वितीय भाव में हो, तो 8th और 2nd हाउस का जो एक्सेस है यहाँ पर, उसका कार्मिक कोड क्या बनता है? उसका कार्मिक कोड बनता है सडन सेपरेशन, एकदम से होने वाले जो दूरियां होती हैं, जो डिस्टेंस होती है, उनको रोकना होगा। और दूसरा, चीटिंग्स को या इन्फॉर्मेशन को हाइड करने की जो एक आदत होती है उसको दूर करना होगा। पिछले जीवन में भी मुझे लगता है, दो आई डोंट नो अबाउट योर वीनस, अबाउट योर लगन कुंडली, लेकिन उनकी कोई ना कोई कनेक्शन आपको अष्टम भाव से, सप्तमेश का 8th में बैठना, वीनस का 8th में, वीनस का 8th के लॉर्ड के साथ होना, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल सा है, पिछले जीवन में यही तो गलती हुई है, कुछ चीज़ें छुपाई थी, कुछ बातें अपने तक रखी थी, कुछ हम बातें कह नहीं पाए थे, एकदम से दूसरे को पता लगा और संबंधों में दिक्कत आ गई। यही वो प्रॉब्लम्स हैं, वो कार्मिक चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं जिनके ऊपर काम करने के लिए इस जीवन में आप रिलेशन या मैरिज में एंटर करते हैं। राहु का 8th में होना क्या है? राहु का 8th में होना है कि आपका जीवन साथी आपसे डिमांड करता है अष्टम भाव से रिलेटेड। अष्टम भाव से रिलेटेड डिमांड का मतलब क्या है? एक तो बहुत इंटेंस इमोशनल सपोर्ट आपसे चाहता है। सेकंड हो सकता है वो इंटेंस इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ कि बहुत गहरा जुड़ाव हो। इसके साथ साथ उसकी डिमांड होगी आप जो है वो कुछ रिसर्च करके दिखाएं, मतलब कुछ जो होता है ना रिसर्च करने वाले लोग, जैसे एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, कुछ रिसर्चर्स होते हैं, ऐसी वो बेसिक डिमांड कर सकता है। इवन कई बार मैं देखता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लोग पूछ लेते हैं, लोग कह देते हैं कि भैया आपने PhD करी है क्या, आपने किसी सब्जेक्ट में वो डेप्थ में स्टडी करी है क्या। यही चीज़ें आपके जीवन साथी को आपकी तरफ पुल करवाती हैं या फिर अट्रैक्ट करवाती हैं। अब कोई मुझसे कहे कि मेरा राहु 8th में है और मैंने 20-25 की एज में ही एस्ट्रोलॉजी कर ली है, अब मैं मैरिज करूं क्या? वैसे तो जनरल अगर व्यक्ति होगा तो वो डरेगा, राहु 8th में यार अब तो शायद नहीं होगा, करना ही बेकार है, एक सैड मैरिज है। बट अभी मुझसे कोई कहे कि मैं टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, कर लेता हूँ और रिसर्च करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैरिज इज अ यस कॉल फॉर यू, ईजी कॉल फॉर यू, आप उसको सर्वाइव कर लेंगे। क्योंकि केतु जब भी मैं नवमांश कुंडली के द्वितीय भाव में देखता हूँ, एक रीडिंग में ये आता ही आता है कि संभल के चलिएगा, सेपरेशन हो सकता है। बट यहाँ पर कौन सा आप इन चीज़ों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में, टैरो रीडिंग में, रिसर्च में, PhD में, तो आप संबंध को अपनी टोन पे चला सकते हो। ये बात है ध्यान रखने वाली बात। सेकंड, राहु का 8th में होना, जितनी ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक और एक हिडन और एक सस्पिशियस पर्सनालिटी होगी, इसको बहुत कुछ पता है, बहुत कम बता रहा है, बहुत ज़्यादा जानता है, उतना लोग आपकी तरफ खींचेंगे। और जितना आप लोगों को जनरली बता देते हो, सब कुछ उनसे कह देते हो, प्लेन पर्सनालिटी रखते हो कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ बिल्कुल, उतना ज़्यादा लोग आपसे दूर होंगे, डिस्टेंस में आएंगे। तीसरा, मैरिज के बाद भी आपको एक बड़ा चेंज 8th हाउस में देखने को मिल सकता है। जैसे ही मैरिज होती है, संबंध बनता है, इफ़ योर राहु इन द 8th हाउस इज परफेक्टली वर्किंग फाइन, बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, तो आप ये देख सकते हैं, अच्छे प्लैनेट के साथ है, जैसे बुध के साथ है, शुक्र के साथ है, तो आप ये देख सकते हैं कि मैरिज के बाद एकदम से आपका इंटरेस्ट टैरो रीडिंग में आया, या फिर मैरिज के बाद एकदम से आपका जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था या कुछ रुका हुआ था, जैसे पैसा कहीं फंसा हुआ था, रुका हुआ था, मैटर सॉल्व हो गए। ये एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं गिफ्ट जो मैरिज से या संबंध बनने से आपका चार्ट रखता है, राहु इन द 8th हाउस के अंदर। जैसा मैंने कहा, अपने आप को जितना आप एक ऐसी पर्सनालिटी में डेवलप कर लेते हैं जो बहुत कुछ जानता है, मतलब चीज़ें छुपानी नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि आप 2 बातें अपने पार्टनर से छुपाइए, बट आई एम डेफिनेटली सेइंग कि जितना आप इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ या बहुत कम बताता हूँ, उतना ज़्यादा आपकी ये मैग्नेटिक पर्सनालिटी लोगों को खींचेगी, संबंध आसानी से बनेंगे और आसानी से सर्वाइव करेंगे। दैट्स व्हाट राहु इन द 8th हाउस डू। कॉम्बिनेशंस को देखिए, कहीं सूर्य के साथ ना हो, कहीं बेकार राशिज में ना हो, जिसको राहु पसंद नहीं करता ऐसे किसी राशि में ना बैठा हो। अब इन कामों को करने के लिए बुध चाहिए, राहु और बुध 8th हाउस में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब राहु और सूर्य 8th हाउस में बैठ गए, प्रॉब्लम है। सूर्य सब कुछ बता देना चाहता है, राहु हाइड करके रखना चाहता है, तो दोनों में डिलेमा आ जाता है कि बताऊं या छुपाऊं, बताऊं या छुपाऊं, यही प्रॉब्लम है। अगर राहु आपका 9th हाउस में, लेट्स से कि आपका राहु 9th में बैठा हुआ है, तो ये एक्सेस कैसे बनेगा? ये एक्सेस बनेगा कि आपका जीवन साथी
आपकी तरफ क्यों आता है, वो आपकी तरफ आता है ताकि आप उसको कोई गाइडेंस मिल सके, कोई गुरु मिल सके, कोई मेंटर मिल सके, कोई टीचर मिल सके, कोई एडवाइस गिवर मिल सके। तो जनरली राहु अगर आपका 9th में है, तो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि राहु 3rd में हो या राहु 9th में हो, दोनों ही केसेस में वो रिलेशनशिप के चांसेस को बढ़ा देता है। क्योंकि इसलिए बढ़ा देगा क्योंकि लोग आपसे एज अ टीचर, एज अ गुरु, एज अ मेंटर, एज अ हेल्पफुल सोल बहुत इन्फ्लुएंस्ड फील करेंगे, कि बहुत प्रभावित हैं, बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं इनसे। इस वजह से राहु का 9th में होना आपकी तरफ लोगों को जनरली पुल करवा देता है, अट्रैक्ट करवा देता है। सेकंड, 9th के ही अंदर का राहु 2 से 3 बातें आपसे शुरू में ही पूछी जा सकती हैं। मतलब हो सकता है कि आपसे शुरुआत में ही पूछ लिया जाए कि तुम कितना हमको एडवाइस दे सकते हो, मदद कर सकते हो, हेल्प आउट कर सकते हो इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। एंड दूसरा, मैंने कहा राहु 9th और 3rd का एक्सेस जो है वो बेसिकली यही कार्मिक कोड को बनाए रखता है इसमें। क्योंकि 9th हाउस जो है वो भाव है, चाहे वो लगन का हो या नवमांश का हो, जहाँ राहु का MKS होता है, मरण होता है राहु का। ऐसे केसेस में पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं या पिछले जीवन में कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप, कोई लव मैरिज, कोई डिफरेंट कास्ट कल्चर या डिफरेंट रिलीजन की वजह से फेल हो गई होती है, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन फेल स्थिति में रहा होता है। शायद उसको फिक्स करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आप इस लाइफ में वापस आए हो। अब यहीं पर 2 व्यक्ति हैं मान लीजिए, ठीक है। रमेश जो है उसकी कुंडली में भी यही है, लेकिन उसकी चार्ट में उसकी जो इंटरेस्ट है वो लव मैरिज की तरफ है। और मुकेश जो है उसकी कुंडली में भी है, लेकिन वो अरेंज मैरिज की तरफ जा रहा है। तो जो अरेंज की तरफ जा रहा है, जो सोसाइटी की तरफ जा रहा है, जो 9th हाउस, टीचर्स, गुरुज, सोसाइटी, इनकी तरफ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं परेशान फील करेगा। रीज़न इज़ वेरी सिंपल। रीज़न इज़ कि पास्ट में कोई ना कोई कार्मिक कनेक्ट था और उसमें समाज ने या सोसाइटी ने ही तो परेशानी क्रिएट करी। अब मान लीजिए यहाँ पर राहु सूर्य के साथ है, या सूर्य की राशि में है, शनि के साथ है, किसी रेट्रो प्लैनेट के साथ है, तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत अधिक दिखाई देगी। और अगर नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपको आसान स्थिति पे दिखाई देगी, कि वो बहुत डरने की बात नहीं है। एक बात हम कंफर्म कह सकते हैं इस पोजीशन में, और वो कंफर्म बात है कि मैरिज के बाद आपका जीवन और आपका लाइफ स्टाइल सब कुछ बदल के रह जाएगा। किसी रिलेशन से, किसी संबंध से आपकी लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं भाग्यशाली योग भी इसको मानता हूँ, कोई बेकार योग नहीं है। अच्छे काम कर सकता है, अच्छी तरह वर्क कर सकता है, जिसमें यू एंड योर पार्टनर 2 लोग इन्वॉल्व है। बट फैमिली, सोसाइटी ये जब इन्वॉल्व होती है तो वहाँ ये बहुत अच्छा योग शायद ना बन के उस तरह निकले या बाहर आए। ओवरऑल आप ऑफिस में भी या वर्क प्लेस के अंदर भी जितना अपने आप को स्पिरिचुअल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिलीजियस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एक गुरु, गाइड, मेंटर, टीचर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उतना आपके लिए बेहतर है हर तरह से। ये मेरा कहना होगा। यहाँ पर हम ओवरऑल मैरिज को यहाँ हैप्पी मैरिज देखेंगे, बट बिटवीन 2 कपल्स। हाँ, अगर इसमें बहुत फैमिली, सोसाइटी इन्वॉल्व है और दिन रात इन्वॉल्व रहती है, देन श्योरली थोड़ा मुश्किलें बना सकती है। ओवरऑल 9th में जो राहु केतु का कॉम्बिनेशन है वो मरण के स्थान के बाद भी काफ़ी बेहतर हमारे लिए आउटकम लेके आया है, डिपेंडिंग ऑन राशि एंड द प्लैनेट एज वेल। अगर ये 10th और 4th का एक्सेस हो तो वही एक्सेस है करियर का और कंफर्ट का, बट 4th में राहु की जगह 10th में राहु बेहतर है, क्योंकि आपका जीवन साथी आपसे क्या चाहता है कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप अपने ऑफिस में, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका अच्छा नेम फेम है, अच्छा स्टेटस है आपका अपने ऑफिस के अंदर, इट मीन्स योर रिलेशनशिप और मैरिज इज फाइन। वहाँ फिर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा मानना है कि आपके जीवन साथी का घर ठीक है, उसका कंफर्ट लेवल ठीक है, वो आपसे कोई इमोशनल सिक्योरिटी भी बहुत नहीं चाहता, जो होता है ना कमिटमेंट दो, वो भी नहीं है। बट कहीं ना कहीं करियर में, वर्क लाइफ में, वो प्रोफेशन में उसको कुछ अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा है। या उसकी फैमिली में, जैसे फैमिली में होता है कि एक बैड मैरिज हिस्ट्री उनकी रही है, कि उसके फादर काम नहीं कर पा रहे थे, मदर काम नहीं कर पा रही थी, ऐसी कुछ हिस्ट्री उनकी रही है। तो उनका पहला क्वेश्चन ही आपसे आपके ऑफिस या वर्क के बारे में हो सकता है। राहु का 10 में होना जनरली बहुत कार्मिक इंटेंस कोई संबंध बनाता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर एक ईजीनेस इस प्लैनेट की वजह से आपके संबंध में कहेंगे ओवरऑल आफ्टर द मैरिज, आफ्टर द संबंध, बिकॉज ये केंद्र का भाव है, दशम है, सबसे मजबूत केंद्रास बनता है, चाहे वो लगन हो या नवमांश, संबंध यहाँ बहुत बेहतर ही परफॉर्म करेगा या वर्कआउट करेगा। आप बस ये देख लीजिएगा कि इस राहु के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर वो प्लैनेट है लेट से एक अच्छा प्लैनेट जैसे बुध, शुक्र, बुध की राशि में है, शुक्र की राशि में 3 नंबर में है, 6 में है, 7 में है, 2 में है, इट मीन्स राहु इज लाइकिंग द सिचुएशंस देयर। 11 नंबर में राहु को अच्छा लग रहा है, तो आपके करियर को भी वो बूस्ट देगा। आपका जीवन साथी आपसे कहेगा भाई और अच्छी जॉब करो, और अच्छा तुम्हारा नेम फेम होना चाहिए, अच्छा स्टेटस होना चाहिए तुम्हारा, और वो मिलेगा आपको।
और अगर यही राहु मान लीजिए सूर्य के साथ है, या मान लीजिए राहु यहाँ रेट्रो प्लैनेट के साथ है, या राहु जिसके साथ है वो कंबस्ट हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मैरिज के बाद जो करियर बेहतर होना चाहिए था, जो जॉब बेहतर होनी चाहिए थी, वो बेहतर नहीं हो पाई। क्योंकि वो बेहतर नहीं हो पाई, इस वजह से आप अपने जीवन साथी की डिज़ायर्स को या डिमांड्स को कंप्लीट नहीं कर पाए। दैट्स व्हाट राहु डू सिटिंग इन द 10th। अगर यही आपके 11th में हो तो राहु इन 11th, केतु इन 5th इज कॉम्प्लेक्स स्टोरी फॉर श्योर। कॉम्प्लेक्स क्या है कि आप ये सोच के देखिए कि आपका जीवन साथी ये चाहे कि आप उसके साथ एक फ्रेंड की तरह रहें, पार्टनर की तरह ना रहें, तो ये सोच के ही बहुत अजीब लगता है। यही यहाँ स्टोरी है। राहु इन 11th वही फ्रेंड की तरह रहो, केतु इन 5th वही रिलेशनशिप फेलियर दिखा सकता है। तो मेरा यहाँ सजेशन रहेगा कि पूरा कार्मिक जो कोड है मैरिज का, वो डिज़ायर्स पे, नेटवर्क पे, कम्युनिकेशन पे, फ्रेंड सर्कल पे चल रहा है। पिछले जीवन में हो सकता है कि आपका आपके फ्रेंड के साथ ही कोई संबंध रहा हो, या आपने मैरिज में या रिलेशन में सब कुछ एक्सपीरियंस किया, एंजॉय किया, लेकिन वो जो फ्रेंड सपोर्ट होता है या फ्रेंडली सपोर्ट होता है उसको आप एंजॉय नहीं कर पाए। राहु 11th में होके वही बता रहा है कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट कितना रख सकते हो, और ये आपकी डिमांड नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ द डिमांड ऑफ योर पार्टनर। आप जितना वो फ्रेंडली बिहेव कर सकते हैं उतना बेहतर है। कोई मुझसे कहे मेरा राहु 11th में है, मुझे बस ये बता दीजिए मैरिज करूं या ना करूं, मेरा पहला ही सेइंग रहेगा या कॉल रहेगी, हाउ फ्रेंडली यू आर विद योर पार्टनर। बहुत हो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं हो बहुत मुश्किल है। सीधा आंसर है, अपने अंदर झांक के देख लो। दूसरा, ऑफिस में भी आपको ग्रोथ तब ज़्यादा मिलेगी जब आप अपने सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ वो फ्रेंडली बिहेवियर बना के रख सके। जैसे कि आप उनको इंस्टा पे फॉलो करते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं व्हाट्सएप के अंदर। मतलब एक फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम होता है वो यहाँ जितना ज़्यादा रहेगा, वेल एस्टेब्लिश्ड रहेगा, राहु उतनी ग्रोथ आपको मैरिज के बाद देगा। राशि प्लैनेट भी बहुत कुछ परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, तो उसको एक बार चेकआउट कीजिएगा ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग या रीडिंग आपको मिल सके। अगर यहीं राहु मैरिज यहाँ पे सुख ही लेके आएगी, क्योंकि 12वें भाव का राहु मतलब आपका जीवन साथी आपसे चाहता है कि भैया मेरे ऊपर कुछ खर्चा कर दीजिए। आप मैटीरियली ये बात मान सकता है कि भैया कुछ एक्सपेंडिचर्स कर दो मेरे ऊपर, क्योंकि 12वां भाव जो है खर्चे का भाव है। 12वां भाव अलगाव का भी है, डिस्टेंस का भी है। तो ये हो सकता है कि दो लोगों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन ये डेवलप करवा दे, या आपका जीवन साथी आपसे कह दे कि मैं जो है अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, बाहर जाना है, बाहर रहना है, दूसरे सिटी से संबंध आ गया, तो लॉन्ग डिस्टेंस की भी एक डिमांड हो सकती है सामने की तरफ से। और तीसरा, कॉज ये आध्यात्मिक भाव है, तो आध्यात्मिक भी डिमांड आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ओवरऑल राहु 12th में आप अपने संबंध को आसानी से चला सकते हैं अगर आपका इनकम की ब्रैकेट वो है जिससे कि आप पार्टनर के खर्चे जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सेकंड, आपका कोई भी पॉइंट ऐसा है कि भैया अगर फ्यूचर में फॉरेन सेटल होना है या मेरा पार्टनर फॉरेन सेटल होता है तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फुल्ली अवेलेबल। एंड तीसरा, कहीं पे भी कॉल अगर आपकी ऐसी है कि आई एम लुकिंग फॉर अ स्पिरिचुअल पर्सन, रिलीजियस पर्सन, और रिलीजियस ना हो तो भी एक ऐसा व्यक्ति हो जो आध्यात्मिक हो, मेडिटेशंस में ध्यान रखता हो, तो भी राहु 12वें भाव में संबंध को आसानी से चला सकता है, एक ईजीनेस रहती है। बैड या रेड फ्लैग तब बनता है जब आप ये 2-3 चीज़ें नहीं कर सकते या करने में अपने आप को असक्षम मानते हैं, तब जाकर ये एक रेड फ्लैग बन जाता है। 12th में और 6th में बेसिकली जो कार्मिक कोड है वो क्या है, वो है सेक्रीफाइसेस का। इस वजह से 12th के भाव में अगर राहु के सिखा है तो मैं पहले कह देता हूँ कि अपनी तरफ से थोड़े सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार रहो। सोच के देखो ना, आपका पार्टनर आता है आपकी लाइफ में, उसकी बेसिक डिमांड क्या है? 12वां भाव। 12वें भाव से क्या आता है? खर्चा आता है, सेक्रीफाइसेस आते हैं, त्याग आते हैं, डिवोशन आते हैं। तो जब वो इतनी सारी डिमांड रखता है जिसमें कि कंप्लीट डिवोशनल हो जाइए मेरे प्रति, इधर मी और नो वन, मुझे लो या फिर सबको लो, उस तरह की कॉल। राहु इन 12th एंड केतु इन 6th। कई बार मैं ऐसा देखता हूँ, लाइक सीधा ही क्वेश्चन ये है कि भैया मेरे अलावा और कोई यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मेरे अलावा कोई और लाइफ में नहीं होना चाहिए। ये राहु 12th में एक कार्मिक कॉल कई बार बन जाती है। तो हमने 12 हाउसेस के अंदर इस एक्सेस को समझने की कोशिश करी है फ्रॉम मैरिज पर्सपेक्टिव, रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव मेनली। इसके बाद भी हम चीज़ों को समझेंगे आगे राहु केतु के बारे में डिटेल में। अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो कनेक्टेड रहिएगा ताकि चीज़ें बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट कर पाएँ। दूसरी बात है कि राहु कहाँ पे शुभ हैं और कहाँ पे अशुभ हैं। हमने राहु को तो देखा, केतु को भी देखा कि कहाँ कहाँ पे वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन राहु केतु की कुछ शुभ राशियाँ भी होती हैं, कुछ अच्छी राशियाँ भी होती हैं जहाँ पर वो अच्छी तरह अपने रिजल्ट को निकालते हैं।
अगर आप देखते हैं कि आपका राहु जो है वो अपनी स्वयं राशि में है या फिर कुछ उच्च की स्थिति में है या अपने मित्रों की भावों के अंदर है या राशियों के अंदर है, तो वहाँ पर राहु अच्छा काम करेगा। वहाँ पे जो भी डिमांड आपसे की जा रही है आप आसानी से उसे फुलफिल कर देंगे। जैसे कि किसी का राहु जो है मिथुन में है, किसी का कन्या में है, 3 नंबर में है, 6 नंबर में है, 10 में है, 11 में है, 2 में है, 7 में है, यहाँ पर वो बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, बहुत अच्छा अपने रिजल्ट को निकाल के दे सकता है। इवन गुरु की राशि 9 और 12 में भी राहु एक्सपेंड कर सकता है। एट द एंड राहु का एक कॉल एक्सपेंशन भी है और गुरु भी एक्सपेंड कराते हैं, तो राहु 9 और 12 में भी एक्सपेंशन करने वाला होता है। लेकिन राहु अगर किसी की कुंडली में सूर्य की राशि सिंह में, चंद्रमा की राशि कर्क में या फिर मंगल की राशि 1 और 8 में है, तो थोड़ा वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ा देता है, जिसमें सबसे अधिक वो डिफ़िकल्ट रहता है या परेशानी देने वाला बनता है 5 नंबर की राशि में, 5 नंबर में। 4 नंबर में, हाँ 4 नंबर में वो इमोशनल क्राइसिस दे सकता है। 5 नंबर में वो ईगो क्राइसिस देता है कि जीवन साथी के बीच में ईगो बैटल्स हो गए, ईगो फाइट हो गए। और मंगल की राशि मेष और स्कॉर्पियो के अंदर डिस्प्यूट्स देना, ये राहु केतु का थोड़ा सा काम होता है, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली 5 नंबर और 4 नंबर और उसमें भी 5 नंबर ओनली, और किस तरह की युति में वो किस तरह का काम करता है ये भी हमें थोड़ा समझना होगा। तो राहु की कुछ शुभ युतियाँ हैं, कुछ अच्छी युतियाँ हैं, जिसके अंदर राहु अगर शुक्र के साथ है तो राहु और शुक्र का एक दूसरे के साथ होना बहुत अच्छा है संबंध में, बिकॉज ये संबंध में फ्रीडम लेके आता है। राहु और बुध अगर एक दूसरे के साथ हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, बिकॉज आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं। हो सकता है आपके नवमांश में राहु बुध एक दूसरे के साथ हैं और आप ये महसूस करें कि यार अब तक मैं अपनी लाइफ में सब कुछ अकेला कर रहा था, जैसे ही मैरिज हुई वैसे ही मेरे पास एक व्यक्ति है जिससे मैं सब कुछ डिस्कस कर सकता हूँ। राहु और जुपिटर ये भी बहुत अच्छा है, बिकॉज ये स्पिरिचुअल बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट करवा सकता है, क्योंकि राहु और गुरु दोनों में एक समान बात है और वो है एक्सपेंशन की, ग्रोथ की। तो मैं इस योग को भी या इस कॉम्बिनेशन को भी मटेरियल ग्रोथ के लिए अच्छा मानता हूँ, आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए भी अच्छा मानता हूँ, चाहे संबंध कैसे भी चल रहा हो या वर्क कर रहा हो। हाँ, राहु का मंगल के साथ होना नवमांश कुंडली में, राहु मार्स एक दूसरे के साथ है, राहु मेष में है, स्कॉर्पियो में है, थोड़ा वो अंगारक योग की ऊर्जा दे सकता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें रिश्ते के अंदर कभी ना कभी फिजिकल अब्यूज़ या इमोशनल अब्यूज़ आ जाता है। अब वो हमेशा बेकार नहीं है। अगर मान लीजिए यही राहु और मंगल हैं 10 नंबर में, तो 10 नंबर में मंगल एग्जॉल्ट कर जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाना, एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग हो जाना दिखाई देगा। राहु और शुक्र मान लीजिए एक दूसरे के साथ हैं, तो वो भी कई बार मुश्किलें क्रिएट कर देते हैं। अगर शुक्र 6 नंबर में हो, अपना नीच का हो, तो राहु और शुक्र एक्स्ट्रा मैरिटल, एक्स्ट्रा रिलेशंस देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो आपको प्लैनेट के साथ साथ उस राशि को भी देखना है जिसमें दूसरा प्लैनेट बैठा है, वो नीच का नहीं होना चाहिए बेसिकली। हाँ, राहु का सूर्य के साथ होना मैं थोड़ा मुश्किल मानता हूँ, because सूर्य एक ईगोइस्टिक प्लैनेट है और राहु जो है वो एक्सपेंड कर देता है। तो ईगो अगर एक्सपेंड हो गया तो आप सोच के देखिएगा फिर कोई संबंध कैसे ही टिकेगा। वहाँ तो पहले हो जाएगा ना, डिमांड क्या कर रहे हो, मेरा तो ईगो इतना बड़ा है कि मैं तो तुम्हारी सुनूंगा ही नहीं। राहु शनि इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज ये मैरिज में एक कन्फर्म पॉइंट आपको देता है। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई इस जीवन में मैं अपने मैरिज के सब कर्मों से फ्री हो जाऊंगा या नहीं। राहु शनि में हो जाओगे, आराम से हो जाओगे। हाँ, जिम्मेदारी दे सकता है, बट कौन सा संबंध है जो जिम्मेदारी नहीं लाता अपने साथ, सारे संबंध लेके आते हैं। तो टू मी आई थिंक यहाँ तक हम इस सेशन को रखते हैं। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में बताइएगा, बिकॉज ऐसे सेशंस लाना बहुत आसान नहीं है, दे टेक टाइम।